किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं नीता सिंह। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। देश इस समय कोरोना संकट से जूझ रहा है। ऐसे में आप किसान भाई खेतों में काम कर रहे हैं, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे घरों तक भोजन पहुंचता रहे। हमारी भी कोशिश है कि ऐसे में कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहें। सरकार क्या कुछ कर रही है किसान भाइयों के लिए वो हम आप तक पहुंचाएं। साथ ही किस तरह की सावधानियां आप लोगों को किसान भाइयों को बरतनी चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम, जिसमें होंगे 3 सेगमेंट: विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों, आइए देखते हैं पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान। बाढ़ प्रभावित इलाकों में खेती करना हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा है। ऐसे में भारतीय वैज्ञानिकों की ये कोशिश रही है कि बाढ़ प्रतिरोधी किस्में तैयार की जा सके। कर्नाटक के वैज्ञानिकों ने धान की एक ऐसी ही किस्म तैयार की है जिसका नाम है सह्याद्री पंचमुखी, जो 8 से 10 दिन तक बाढ़ की स्थिति का सामना कर सकती है। हालांकि धान की फसल के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, लेकिन एक सीमा से ज्यादा कोई भी चीज उचित नहीं रहती। तटीय कर्नाटक में स्थित मैंगलोर तालुका बाढ़ संभावित इलाका है। यहाँ करीब 300 हेक्टेयर जमीन जलमग्न है। बाढ़ का ये पानी धान उगाने में बड़ी रुकावट है। किसान फसल तो लगा लेते हैं, लेकिन पैदावार बहुत कम रह जाती है। हालांकि यहाँ पहले से ही MO4 जैसी किस्में बोए जाने का चलन है, लेकिन कम उत्पादन की वजह से ये किस्म बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। किसान काफी समय से ऐसी किस्म की मांग कर रहे थे जिस पर बाढ़ का असर या तो बिल्कुल ना हो या फिर कम से कम हो। इसी मांग को ध्यान में रखते हुए आंचलिक कृषि एवं बागवानी अनुसंधान स्टेशन ने 2019 के दौरान चावल की बाढ़ प्रतिरोधी किस्म इजाद की। लाल रंग के चावल की एक किस्म सह्याद्री पंचमुखी कहलाती है। अगर बाढ़ का असर 8 से 10 दिन भी रहेगा, तब भी इसके पौधे गलेंगे नहीं, जीवित रहेंगे। 130 से 135 दिन में तैयार होने वाली सह्याद्री पंचमुखी का स्वाद भी दमदार है और खुशबू भी। स्वाद और खुशबू के कारण ही वैज्ञानिक मानते हैं कि ये लोगों को बेहद पसंद आएगी। अलग अलग परीक्षणों से अब ये बात साबित हो चुकी है कि MO4 के मुकाबले सह्याद्री पंचमुखी का उत्पादन 26% तक ज्यादा है। वैज्ञानिक नई किस्म अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। अकेले ढेलांटा बिट्टू गांव में 6 क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं, जिनसे 162 किसानों को लाभ पहुंचा है। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र मैंगलोर के फ्रंट लाइन प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत बीज उत्पादन शुरू किया गया। करीब 2019 के दौरान 500 एकड़ जमीन पर सह्याद्री पंचमुखी बोने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके लिए 4 किसानों को सह्याद्री पंचमुखी के 180 क्विंटल बीज वितरित किए गए और खरीफ 2020 के दौरान लक्ष्य बढ़ाकर 1000 एकड़ कर दिया गया। इस दौरान 11 किसानों को 250 क्विंटल बीज दिए गए। इनमें से एक किसान तो सह्याद्री पंचमुखी के 100 क्विंटल बीज तैयार करने में कामयाब रहे। लाभ मिला तो बीज की मांग भी बढ़ने लगी। इसी मांग को पूरा करने के लिए इस साल और बड़े पैमाने पर बीज उत्पादन का काम शुरू किया जा रहा है। किसान भाइयों, अब वक्त हुआ है कृषि कैलेंडर का, जिसमें हम आपको बताते हैं वर्तमान समय में कौन से कृषि कार्य करने चाहिए। तो आइए आज आपको बताएंगे कि इस माह ग्रीष्मकालीन उड़द और मूंग के लिए कौन से कृषि कार्य करने चाहिए। इस माह किसान ग्रीष्मकालीन उड़द और मूंग की बुआई संपन्न कर ले। उड़द और मूंग की उपयुक्त बीज दर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। अगर बुआई देरी से शुरू की है तो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज अधिक उपयोग करें। पौधों की संख्या अधिक होने पर बुआई के 15 से 20 दिन बाद निराई गुड़ाई कर संख्या सही कर ले। समय समय पर फसल की सिंचाई करते रहें। पानी की बचत और अधिक तापमान से फसल को बचाने के लिए पूर्व के फसल अवशेषों को पलवार के रूप में बिछा दें। और फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है
इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आइए अब रुक करते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप का। हमारे देश में मोटे अनाज के साथ साथ हर मौसम में फलों की खेती भी की जाती है। फलों की खेती अगर सही तकनीक और बड़े पैमाने पर की जाए तो किसानों को काफ़ी लाभ मिल सकता है और अगर बात करें अंगूर की खेती की तो किसानों को लंबे समय तक इससे लाभ मिल सकता है। अंगूर में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, इसलिए हमेशा ही इसकी मांग बनी रहती है। इस क्षेत्र में एक किसान ने सफलता हासिल की है बीज रहित अंगूर पैदा करके और इसके लिए उनको पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। चिंतला वेंकट रेड्डी नेशनल सीड कॉरपोरेशन और आंध्र प्रदेश स्टेट सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को पिछले 10 वर्षों से लगातार नए बीज दे रहे हैं। रेड्डी तेलंगाना के कुंदपल्ली में अंगूर की खेती करते हैं। इन्होंने आलवाल में अपना रिसर्च सेंटर बना रखा है जहां वो काले अंगूर की खेती करते हैं और रोजाना कई किसानों को बेहतर जैविक खेती के लिए जागरूक भी करते हैं। विज्ञान और नई तकनीक की मदद से 1 हेक्टेयर में 105 टन अनब ए शाही और इतने ही क्षेत्र में 84 टन बीज रहित अंगूर की पैदावार करने वाले रेड्डी की गिनती अपने जिले के पहले आधुनिक किसान के रूप में भी होती है। चिंतला वेंकट रेड्डी का जन्म 22 दिसंबर 1950 में सिकंदराबाद के आलवाल में एक किसान परिवार सत्यम्मा और मुथ्यम रेड्डी के घर हुआ था। वो 3 भाइयों और 3 बहनों में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने सिकंदराबाद के पास जैविक विज्ञान में अपना PUC अंग्रेजी माध्यम में पास किया। उनके बड़े भाई सी शंकर रेड्डी एक किसान थे। वेंकट रेड्डी ने 12वीं के बाद अपनी शिक्षा बंद कर दी और कृषि के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। पिता का साथ देते देते उनमें एक गहरी रुचि विकसित हो गई और वो एक प्रगतिशील और साधन संपन्न कृषक बन गए। वो एक नवीन जैविक किसान है जो खेती में अपनी मिट्टी और पोषक तत्व प्रबंधन तकनीकों के लिए जाने जाते हैं। वो मिट्टी की अदला बदली और मिट्टी की उर्वरता में अपनी तकनीक के लिए अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त करने वाले भारत के पहले स्वतंत्र किसान होने का गौरव रखते हैं। वो जैविक कृषि तकनीकों में अपने नाम के साथ राष्ट्रीय पेटेंट भी रखते हैं। वो खेती में कोई रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक या कवकनाशी का उपयोग नहीं करते। चिंतला वेंकट ने अपनी अभिनव जैविक खेती के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीते। वो बीज रहित अंगूर उगाने वाले पहले किसान हैं। 1979-80 में उन्होंने अंगूर की खेती में प्रवेश किया। अपने अग्रणी कार्य के लिए उन्हें राज्य में कई बार एक मॉडल किसान से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपनी SM तकनीकों का प्रदर्शन किया जब 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और 2006 में जॉर्ज W बुश ने हैदराबाद का दौरा किया। उन्होंने दोनों राष्ट्रपतियों को काले बीज रहित अंगूर भेंट किए थे। जैविक तरीके से अंगूर की खेती कर पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित चिंतला वेंकट ने खेती के क्षेत्र में नई सोच लाकर क्रांति लाई। इससे उन्होंने कृषि की दिशा में प्रगतिशील किसानों को आने वाले समय में मोटे अनाजों से हटकर जैविक विधि द्वारा फलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया है। इससे निश्चित ही किसानों को लाभ मिलेगा और वो अपनी आय दोगुनी करने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। पूरा देश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है। ऐसे में किसान और खेतीहर मजदूर अपने खेतों में पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे घरों तक भोजन पहुंचता रहे। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारें भी ये सुनिश्चित कर रही हैं कि किसानों को कटाई में किसी तरह की दिक्कत ना आए और बिक्री समय से सुनिश्चित की जा सके। किसान फसल भी काटेंगे और फिर उसे बाजार भी लेकर जाएंगे। ये ऐसे काम है जिन्हें कोरोना संकट के बीच भी टाला नहीं जा सकता। किसानों का काम भी चलता रहे और बीमारी का फैलाव भी ना हो, इसके लिए कई तरह की सावधानियां अन्नदाता को अपनानी होंगी, जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, चेहरे पर मास्क लगाना, औजारों और मशीनों की साफ सफाई का ख्याल रखना, यानी मशीनों को सैनिटाइज करते रहे।
इसी तरह परिवहन वाहनों, जूट बोरों या दूसरे पैकेजिंग सामान को भी इस्तेमाल से पहले सैनिटाइज करें। बेहतर होगा कि ज्यादातर काम मशीनों से किया जाए और मशीन के पास केवल आवश्यक संख्या में ही मजदूरों को जाने दिया जाए। जिन हिस्सों में कटाई या चुनाई का काम हाथों से हो रहा है, वहां 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। इससे मजदूरों के बीच दूरी बनाने में मदद मिलेगी। जहां तक संभव हो, कृषि कार्य समय अंतराल पर करें ताकि बहुत ज्यादा मजदूर इकट्ठा ना हो। काम पर जाने पहचाने लोगों को ही लगाए और उनसे भी जरूरी पूछताछ कर ले ताकि संदिग्ध या विषाणु वाहक शख्स से बचा जा सके। कटाई के बाद फसल का संग्रहण 3 से 4 फीट की दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों में किया जा सकता है। साथ ही खेत के स्तर पर प्रसंस्करण के दौरान प्रति ढेरी 1 से 2 व्यक्तियों दिया जाना चाहिए। गेहूं, मक्का और मूंगफली के लिए उपयोग में लाए जाने वाले थ्रेशर की भी उचित साफ सफाई करें। मशीनों के जिन हिस्सों को बार बार हाथ से छूने की जरूरत पड़ती हो, उन्हें साबुन से धोते रहें। किसान भाइयों, यहाँ वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आइए अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया का। खेती किसानी के क्षेत्र में विकास के लिए सरकार हमेशा से ही प्रतिबद्ध रही है और इसी कोशिश के तहत हिमालय में जैविक बाजरा उगाई गई है, जिसे कि डेनमार्क के लिए निर्यात करना शुरू कर दिया गया है। जैविक बाजरा की एक किस्म उत्तराखंड की देवभूमि में पिघली हुई बर्फ से बने गंगा जल से उगाई गई है। देश से जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देवभूमि में पिघली हुई बर्फ से बने गंगा जल से हिमालय में उगाए गए बाजरे की पहली खेप उत्तराखंड से डेनमार्क को निर्यात की जाएगी। एपीडा उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड और एक निर्यातक के रूप में जस्ट ऑर्गेनिक उत्तराखंड के किसानों से रागी और झिंगोरा खरीदकर और उसे प्रसंस्कृत निर्यात करता है, जो यूरोपीय संघ के जैविक प्रमाणीकरण मानकों को पूरा करता है। यूकेएपीएमबी ने इन किसानों से सीधे बाजरे की खरीद की है, जिन्हें मंडी बोर्ड द्वारा निर्मित और जस्ट ऑर्गेनिक द्वारा संचालित अत्याधुनिक प्रसंस्करण इकाई में प्रसंस्कृत किया गया है। यूकेएपीएमबी एक अनूठी पहल के माध्यम से जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए हजारों किसानों का समर्थन कर रहा है। ये किसान मुख्य रूप से रागी, बानपाड़ मिलेट, अमरनाथ आदि जैसे बाजरे की किस्में पैदा करते हैं। डेनमार्क को बाजरे के निर्यात से यूरोपीय देशों में निर्यात के अवसरों का विस्तार होगा। निर्यात से जैविक खेती से जुड़े हुए हजारों किसानों को भी फायदा मिलेगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर खेती बाड़ी की अपार संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में रोज कुछ ना कुछ नया होता रहता है। सरकार भी नई योजनाएं बनाती रहती है और ऐसी ही एक योजना है एगमार्क डिजिटलीकरण, जिससे कि किसान की बहुत सी समस्याएं हल हो सकती हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कृषि क्षेत्र में सुधार पर लगातार जोर दे रहे हैं। इस दिशा में भारत सरकार ने एक के बाद एक कई कदम उठाए हैं। इसी सिलसिले में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने न्यूनतम विनियामक अनुपालन पर समीक्षा बैठक की।
बैठक में बताया गया कि एगमार्क का डिजिटलीकरण और सरलीकरण किया जा रहा है, जिसके बाद एगमार्क के तहत प्राधिकार प्रमाण पत्र यानी सीए के नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया और इसकी वैधता 5 साल कर दी गई है। इस कदम से कीटनाशकों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने में तेजी आएगी। किसानों पर नियामक अनुपालन बोझ को कम करने के लिए ICAR ने 19 प्रक्रियाओं को आसान बना दिया है। ये प्रक्रियाएं मुख्य रूप से बीज, रोपण सामग्री, पशुधन, टीके और तकनीक की बिक्री व परीक्षण से जुड़ी है। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने बुधवार को लंबित शिकायतों का निपटान भी किया। इस समय शिकायत निपटान दर 98% है, यानी हर 100 में से 98 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। बुधवार की बैठक में मंत्री तोमर ने 2020 में शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान के घटकों की भी समीक्षा की और कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के पैकेजों का मकसद कृषि में प्रशासनिक सुधारों के साथ साथ बुनियादी ढांचे और क्षमता निर्माण को मजबूत करना है। सरकार कृषि के बुनियादी ढांचे यानी अवसंरचना को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत पिछले साल कृषि अवसंरचना कोष की घोषणा की गई, जिसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों को आर्थिक मदद मिल सके। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक। 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। ज्यादातर किसानों की सालाना आय बहुत कम है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में यह आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास करना है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती हैं। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्यवर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देने के लिए कई सारे मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं। ऐसे ही एक मोबाइल ऐप की आज हम बात करेंगे, जिसका नाम है किसान रथ मोबाइल ऐप। किसान रथ मोबाइल ऐप देश भर के किसानों और व्यापारियों को कृषि उत्पाद के परिवहन के लिए उन्हें परिवहनकर्ताओं से जोड़कर सुविधा प्रदान करता है। एप्लीकेशन को आसान तरीके से आवश्यक तिथि और स्थान पर परिवहन वाहनों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। इसके लिए प्रमुख परिवहन एग्रीगेटर्स और व्यक्तिगत ट्रांसपोर्टरों के साथ इंटरफेस का काम करता है। ऐप ट्रांसपोर्टर्स को अपने वाहनों को पंजीकृत करने और किसानों और व्यापारियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए एक सुविधा भी प्रदान करता है। किसान और व्यापारी अपने पोस्ट किए गए कंटेंट की प्रतिक्रियाओं को देख सकते हैं। इसके अलावा सौदे को अंतिम रूप देने के लिए ट्रांसपोर्टरों के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। यात्रा पूरी होने के बाद ट्रांसपोर्टर के लिए एक रेटिंग प्रदान कर सकते हैं। ये ऐप उपयोगकर्ताओं या किसानों को ट्रांसपोर्टर से जोड़ने के लिए एक सुविधा प्रदान करता है।
खेती किसानी के लिए मौसम की जानकारी बहुत अहम होती है, तो आइए आपको बताते हैं आगे आने वाले 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में शनिवार को ज्यादातर हिस्सों में बरसेंगे बादल। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन अनेक इलाकों में होगी बरसात। बिहार और झारखंड में भी कई जगह बरसात का अनुमान। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में ज्यादातर जगह होगी बारिश। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अधिकतर जगह बरसात होगी। उत्तराखंड में 2 दिनों के दौरान अनेक हिस्सों में होगी बरसात। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में कई जगह बारिश की संभावना। केरल और तटीय कर्नाटक में 2 दिन अनेक जगह बरसेगा पानी। दक्षिणांतरी कर्नाटक में 2 दिन बहुत सी जगह होगी बरसात। किसान भाइयों, सोशल मीडिया का दौर है, तो आइए अब एक नजर डालते हैं ट्विटर अपडेट पर। किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम से आपको उपयोगी जानकारियां मिल पाई होंगी। अगर कार्यक्रम से जुड़ा कोई भी सुझाव आप हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।